जब आज हम डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? चेहरे पर एक बहुत तेज रोशनी पड़ती है और वो आधुनिक ड्रिल्स की भिनभिनाती हुई डरावनी आवाज कानों में गूंजती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, दर्द ना हो इसलिए हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग डेंटिस्ट के पास जाने से घबराते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि आज से करीब 9000 साल पहले जो इलाका आज का पाकिस्तान है, वहां के एक छोटे से गांव में कोई व्यक्ति एक नुकीले पत्थर के टुकड़े से माइक्रोमीटर स्केल की डेंटल सर्जरी कर रहा था। वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। हाँ, और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन्हीं हैरान कर देने वाले तथ्यों की गहराइयों में जाने वाले हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य पाषाण युग यानी स्टोन एज से लेकर लौ युग तक के उस सफर को समझना है जिसे अक्सर हम सिर्फ पत्थर और हड्डियों की उबाऊ कहानी मान लेते हैं। असल में ये कहानी उबाऊ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे ये पूर्वज सिर्फ गुफाओं में रहने वाले साधारण लोग नहीं थे, वे शुरुआती वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे और खगोल शास्त्री भी थे। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि बिना किसी लिखित भाषा के भी इन आदि मानवों ने अपनी छाप कैसे छोड़ी। देखिए, अगर हम उस डेंटल सर्जरी वाले उदाहरण पर ही वापस जाएं ना, तो मेहरगढ़ से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वे वाकई चौंकाने वाले हैं। उन लोगों ने चमक पत्थर यानी फ्लिंट से एक खास तरह की ड्रिल बनाई थी। वेट, फ्लिंट पत्थर से ड्रिल? मतलब वो काम कैसे करती थी? शायद एक लकड़ी की छड़ी के सिरे पर उस नुकीले पत्थर को बांध दिया जाता था, फिर एक धनुष जैसी डोरी की मदद से उसे बहुत तेजी से घुमाया जाता था। जब वैज्ञानिकों ने उन 9000 साल पुराने दांतों का आधुनिक माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन किया, हाँ, तो उन्होंने पाया कि उस पत्थर की ड्रिलिंग से बने निशान बिल्कुल वैसी ही सटीकता दिखाते हैं। मतलब बिल्कुल वैसी ही जैसी आज के आधुनिक क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाले हाई स्पीड रोटरी टूल्स दिखाते हैं। अरे वाह! मतलब ये कोई तुक्का नहीं था? बिल्कुल तुक्का नहीं था। ये मानव शरीर रचना और औजारों के मैकेनिक्स की एक बहुत गहरी समझ थी। और ये चर्चा सिर्फ क्या हुआ इस पर नहीं होगी, बल्कि चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, हम उस पर बात करेंगे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब वो लोग उस समय में माइक्रो सर्जरी के स्तर का काम कर रहे थे जब धातु का, मतलब मेटल का तो आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से ट्रैप करते हैं। जी, क्योंकि ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। अगर हम 3.3 मिलियन साल पहले के उस धुंधले परिदृश्य में जाएं, जब होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकल रहे थे, तो मैं सोचती हूँ कि भारत में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी का नजारा कैसा रहा होगा। वो नजारा आज से बहुत अलग था। मैंने कहीं पढ़ा है कि हथनौरा के पास नर्मदा मानव के जो जीवाश्म मिले हैं वो उस समय के हैं जब वहां का माहौल आज के मध्य प्रदेश जैसा बिल्कुल नहीं था। सेगा, उस समय की नर्मदा घाटी एक तरह से विशालकाय जानवरों का घर थी। वहां स्टेगोडॉन गणेशा नामक एक विलुप्त हाथी पाया जाता था। स्टेगोडॉन गणेशा? हाँ, और इसके दांत आज के हाथियों से कहीं ज्यादा लंबे और विशाल होते थे। इसके अलावा वहां बड़े जंगली मवेशी और घोड़े जैसी प्रजातियां भी घूमती थीं। बाप रे! मतलब इतने खूंखार और विशाल जानवरों के बीच एक इंसान जिसके पास न तो शेर जैसे पंजे थे, न चीते जैसी रफ्तार थी, और ना ही हाथी जैसी ताकत थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के दम पर जिंदा था। और देखिए, इसी सर्वाइवल के दबाव ने उस तकनीक को जन्म दिया जिसे हम आज एचुलियन संस्कृति कहते हैं। एचुलियन यानी वो जो पत्थर के औजार बनाते थे? बिल्कुल। उन्होंने पत्थर को तोड़कर हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ियां बनानी शुरू की। हाँ, मैंने चेन्नई के पल्लवरम से मिली उन एचुलियन कुल्हाड़ियों की तस्वीरें देखी हैं, और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है उनकी सिमेट्री। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। मतलब वो सिर्फ कोई ऐसा पत्थर नहीं था जिसे 2-4 बार जमीन पर पटककर नुकीला कर लिया गया हो। उसके दोनों किनारे बिल्कुल एक जैसे थे, एक परफेक्ट टीयर ड्रॉप, या कह लें आंसू की बूंद के आकार के। मैं तो इसकी तुलना आज के स्मार्टफोन के पहले डिजाइन से करूंगी। वो उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी। हाँ, लेकिन यहाँ मैं एक बात को लेकर थोड़ी उलझन में हूँ। हमें पता है कि होमो इरेक्टस के पास हमारे जैसी विकसित भाषा नहीं थी। वे कोई क्लासरूम तो चलाते नहीं होंगे। नहीं, क्लासरूम तो बिल्कुल नहीं थे। तो बिना किसी भाषा के वो लोग ऐसी तकनीक एक दूसरे को कैसे सिखाते थे? मतलब पत्थर के अंदर छिपी हुई उस परफेक्ट सिमेट्री को बाहर कैसे निकालना है, ये कैसे समझाते होंगे? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है
वो ये है कि इसे हमें न्यूरोलॉजी और ऑब्जर्वेशन के नजरिए से देखना होगा। जब आप किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा, तो वो देखकर सीखते थे। बिल्कुल। भाषा की अनुपस्थिति में ये शुरुआती इंसान घंटों तक एक दूसरे के हाथों के मूवमेंट को देखते रहते थे। वे देखते थे कि किस कोण से, कितनी ताकत से एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारना है ताकि वो सही आकार ले सके। वाकई ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था। जी, वह कुल्हाड़ी सिर्फ एक औजार नहीं थी, वह इस बात का भौतिक प्रमाण था कि इंसान के दिमाग में चीजों को विजुलाइज करने की क्षमता विकसित हो चुकी थी। वे कच्चा पत्थर देखकर ही सोच लेते थे कि इसके अंदर से औजार कैसा निकलेगा। एक तरह से उनके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था। और जैसे जैसे समय बीता हम मध्य से उच्च पुरापाषाण काल तक पहुंचे। मेरा मतलब है करीब 40,000 साल पहले। तो ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि अब होमो सेपियंस आ चुके थे। बिल्कुल। अब औजार भारी पत्थरों की जगह छोटे ब्लेड्स और हड्डियों में तब्दील हो गए थे। लेकिन जो चीज मुझे इस काल में सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो सर्वाइवल से जुड़ी नहीं है। तो किस चीज से जुड़ी है? भावनाओं से। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में जो 35,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली है ना, वो कमाल है। वहां एक पेंटिंग है जिसमें एक माँ और बच्चे को दर्शाया गया है। वो बहुत ही मार्मिक दृश्य है ना? ये देखकर लगता है कि लिखने की कला से बहुत पहले ही इंसान अब सिर्फ शिकार करने वाली मशीन नहीं रहा था, उसके अंदर कहानियां और भावनाएं जन्म ले रही थीं। और कला का ये विकास खाली समय और अमूर्त विचारों का सीधा परिणाम था। मतलब जब आप दिन भर सिर्फ अपनी जान बचाने या खाना ढूंढने की जद्दोजहद में नहीं लगे होते, तभी तो आप अपनी भावनाओं को दीवारों पर उकेरने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। भीमबेटका की उन पेंटिंग्स में जिस तरह से लाल और सफेद रंगों का इस्तेमाल हुआ है, वो बताता है कि वे लोग खनिजों को पीसकर रंग बनाना सीख गए थे। हाँ, ऑस्ट्रिच के अंडे के छिलकों पर नक्काशी होने लगी थी। मतलब वे अब केवल आज में नहीं जी रहे थे, वे भविष्य के लिए निशान छोड़ रहे थे। ये बहुत लंबे समय तक टिका नहीं, क्योंकि प्रकृति ने खेल के नियम पूरी तरह बदल दिए। आइस एज यानी हिमयुग खत्म होने लगा और एक तरह की ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन ने ही उन्हें खानाबदोश जीवन से बाहर निकलने पर मजबूर किया होगा। एकदम सटीक बात कही आपने। जैसे जैसे बर्फ पिघली और तापमान बढ़ा, जंगल और घास के मैदान फैलने लगे। बड़े जानवर जिनकी तलाश में इंसान मीलों भटकता था, वे धीरे धीरे कम होने लगे या उनकी जगह छोटे और तेज जानवरों ने ले ली। तो पुरानी भारी कुल्हाड़ियां बेकार हो गई होंगी। बिल्कुल। अब अक्यूलियन काल की वो भारी कुल्हाड़ी किसी तेज दौड़ने वाले हिरन का शिकार करने के लिए काम तो आ नहीं सकती थी। इसलिए मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज में इंसानों ने माइक्रोलिथ्स बनाए। माइक्रोलिथ्स मतलब बहुत छोटे पत्थर। हाँ, ये 1 या 2 सेंटीमीटर के बहुत ही छोटे और रेजर की तरह नुकीले पत्थर थे, जिन्हें वे तीर के आगे या लकड़ी के हत्थे में गोंद से चिपचा देते थे। ये पहली बार था जब इंसान ने कंपोजिट टूल्स यानी 2 अलग-अलग चीजों को मिलाकर एक नया औजार बनाया था। हाँ, और इसी समय आग का नियंत्रित उपयोग भी तो शुरू हो गया था ना? जी, और एक और बड़ी घटना हुई। उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। कुत्ता इंसान का पहला दोस्त बना। इसके बाद भेड़, बकरियों को भी पाला जाने लगा। और यहीं से कहानी उस नवपाषाण क्रांति यानी न्योलिथिक रेवोल्यूशन की तरफ मुड़ती है, जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। लोग अब शिकार के पीछे भागने के बजाय एक जगह बसने लगे थे। हाँ, अधिशेष या कहें सरप्लस अन्न उत्पादन ने सब कुछ बदल दिया। इस दौर में कश्मीर के बुर्ज़होम का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। वहां के कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उन लोगों ने जमीन के नीचे अंडाकार गड्ढे खोदे, जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहा जाता है। और वो उन गड्ढों के अंदर बस्तियां बसाकर रहते थे। फर्क जरूर था, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं वापस उस डेंटिस्ट्री वाले बिंदु पर आना चाहती हूँ। हाँ, मेहरगढ़ वाला किस्सा। जी, क्योंकि वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। हम डेंटिस्ट्री को एक आधुनिक मेडिकल सुविधा मानते हैं, जिससे आज भी लोग डरते हैं। लेकिन खेती शुरू हुई, उनके पास अनाज आया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो फिर अचानक मेहरगढ़ में लोगों के दांतों में इतनी भयंकर समस्याएं क्यों आने लगी कि उन्हें वे पत्थर की ड्रिल बनानी पड़ी? इसे समझने के लिए हमें कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के वैज्ञानिक संबंध को देखना होगा। इंसान का शरीर लाखों सालों से शिकार और कच्चे मांस को चबाने के लिए इवॉल्व हुआ था। हाँ, वो तो है। लेकिन खेती के आने से डाइट अचानक से बदल गई। जब आप अनाज उगाते हैं तो उसे खाने के लिए पीसना पड़ता है।
मेहरगढ़ के लोग पत्थर की चक्कियों या सिलबट्टों पर अनाज पीसते थे। ओहो, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। जी, इस प्रक्रिया में पत्थर के बहुत ही बारीक कण या कह लें रेत उस आटे में मिल जाते थे। जब वे उस आटे से बनी रोटी या दलिया खाते थे तो वो रेत के कण रेग माल की तरह उनके दांतों की ऊपरी परत को घिस देते थे। बाप रे, ये तो बहुत तकलीफदेह होता होगा। इतना ही नहीं, अनाज में भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो मुंह में जाते ही शुगर में बदल जाता है और यही शुगर कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को दावत देता है। मतलब उन्होंने जो सबसे बड़ी तरक्की की यानी खेती, उसी ने उनके शरीर पर सबसे भारी वार किया। बिल्कुल, हर नई जीवन शैली अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है। और नया लाइफस्टाइल अपने साथ नई बीमारियां लेकर आया। और उन बीमारियों से लड़ने के लिए उन्होंने दुनिया की पहली मेडिकल सर्जरी का आविष्कार कर डाला। ये दिखाता है कि मानव का दिमाग समस्या का समाधान खोजने में कितना तेज है। और देखिए, समस्याओं को सुलझाने की इसी प्रक्रिया ने उन्हें जमीन पर पड़े पत्थरों से आगे सोचने पर मजबूर किया। जब खेती से पेट भरने लगा और लोग स्थायी रूप से बस गए तो उन्होंने धरती के खनिजों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। और यहीं से ताम्रपाषाण काल या चाल्कोलिथिक युग की शुरुआत होती है। जी हाँ, पत्थर के साथ साथ अब तांबे यानी कॉपर का इस्तेमाल शुरू हो गया। राजस्थान के आहाड़ और गणेश्वर जैसी बस्तियां पूरी तरह से तांबे के उत्पादन पर केंद्रित हो गई। मैंने सुना है कि गणेश्वर तो हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता को भी तांबा सप्लाई कर रहा था। बिल्कुल कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक नेटवर्क था। और उस समय जीवन शैली भी काफी आधुनिक दिखने लगी थी। काले और लाल रंग के खूबसूरत डिजाइन वाले बर्तन, बुनाई का ज्ञान आ गया था। और महाराष्ट्र के इनाम गांव में तो मिट्टी के बड़े बड़े घर मिले हैं। हाँ, समाज काफी व्यवस्थित हो रहा था। लेकिन यहाँ मैं एक बात को लेकर बुरी तरह उलझन में हूँ। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आपने कहा कि उनके पास तांबा था, खेती का अनाज था, रहने के लिए बड़े घर थे। जी, लॉजिक तो यही कहता है कि उनकी आबादी तेजी से बढ़नी चाहिए थी और उन्हें एक बहुत स्वस्थ जीवन जीना चाहिए था। लेकिन फिर पश्चिमी महाराष्ट्र के नेवासा और चंदोली जैसे स्थलों पर जो कब्रें मिली हैं, वो कुछ और ही कहानी कहती हैं। हाँ, वहाँ के आंकड़े डराने वाले हैं। वहाँ बच्चों की मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ही ज्यादा थी। अगर वो इतने उन्नत हो रहे थे तो मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों थी? ये बात थोड़ी समझ से परे है। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो बात साफ हो जाती है। आप इसे आज के नजरिए से देख रही हैं। उस दौर में बस्तियों के बसने का एक बहुत ही स्याह पहलू था, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। कैसा स्याह पहलू? जब इंसान एक ही जगह पर टिककर रहने लगा और आबादी घनी होने लगी, तो साफ सफाई की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। कचरा और मलमूत्र उसी बस्ती के आसपास जमा होने लगा। ओह, सैनिटेशन की प्रॉब्लम। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वे पहली बार जानवरों जैसे गाय, भेड़, बकरी के साथ इतने करीब से रह रहे थे। जानवरों के मलमूत्र से निकलने वाले बैक्टीरिया और जूनोटिक बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, उनका एक विस्फोट हुआ। मतलब जैसे आज के दौर में महामारियां फैलती हैं। बिल्कुल उसी तरह। गंदे पानी और संक्रमण का सबसे ज्यादा असर उन पे पड़ता है जिनकी इम्यूनिटी सबसे कमजोर होती है, यानी छोटे बच्चे। हाँ, इसलिए इनाम गांव यानी नेवासा में हमें घरों के फर्श के नीचे ही बच्चों को दफनाए जाने के कलश मिलते हैं। इसके अलावा भले ही उनके पास तांबा था, लेकिन तांबा बहुत लचीली और कमजोर धातु होती है। इसमें कांस्य यानी ब्रॉन्ज का अभाव था। तो वे तांबे के औजारों से भारी काम नहीं कर पाते होंगे। नहीं, आप तांबे की कुल्हाड़ी से घने जंगलों को नहीं काट सकते, न ही सूखी और कठोर जमीन की गहरी जुताई कर सकते हैं। प्रगति तो थी, लेकिन समाज अभी भी प्रकृति और बीमारियों के सामने कमजोर था। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति रही होगी। उनके पास धातु का ज्ञान तो आ गया था, लेकिन वो धातु इतनी ताकतवर नहीं थी कि उनका जीवन पूरी तरह सुरक्षित कर सके। वे एक तरह से दो युगों के बीच फंसे हुए थे। बिल्कुल। और इसी मजबूरी ने उन्हें एक ऐसी धातु की तलाश करने पर मजबूर किया जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दे। लोहा। लौह युग या आयरन एज के आते ही सब कुछ कितनी तेजी से बदलता है ना? लोहे ने तो पूरी सामाजिक और आर्थिक संरचना को ही पलट कर रख दिया। तांबे के विपरीत लोहा बहुत मजबूत था। उत्तर भारत में तो इसी समय चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति भी विकसित हो रही थी। जी, और लोहे के फाल यानी गहरी जुताई करने वाले उपकरणों से उत्तर भारत के कठोर जंगलों को साफ करना और जमीन को गहराई तक जोतना संभव हो गया। अरे, इससे फसल का उत्पादन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया।
और जब समाज में जरूरत से ज्यादा खाना होता है तो हर किसी को दिन भर खेतों में काम करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही। यहीं से विशेषज्ञता यानी क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की शुरुआत होती है। लोहार, कुम्हार, बुनकर और व्यापारी समाज अलग अलग पेशों में बंटने लगा। और देखिए, जब पेट भरा हो और दिन भर का संघर्ष कम हो जाए तब इंसान आसमान की तरफ देखता है, ब्रह्मांड की गति को समझता है और जीवन मृत्यु के रहस्यों के बारे में सोचता है। ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है और ये चीज हमें दक्षिण भारत की महापाषाण काल या मेगालिथिक संस्कृति में बहुत ही भव्य रूप में देखने को मिलती है। ये लोग लोहे का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला काम किया वो था मृत्यु के बाद के सफर को संवारना। आप उन बड़े बड़े पत्थरों से बनी कब्रों की बात कर रही हैं ना? हाँ, अर्न बरियल्स, सिस्ट, डोलमेन्स, उन संरचनाओं का आकार सच में हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि ताश के पत्तों का एक घर है, लेकिन वो पत्ते कई टन वजनी विशाल चट्टानें हैं। एक चौकोर कमरा बनाने के लिए 4 बड़े पत्थरों को खड़ा किया जाता था और उसके ऊपर एक विशाल का एक कैपस्टोन रखा जाता था। और लोहे के मजबूत औजारों के बिना इतने बड़े पत्थरों को काटना और आकार देना तो बिल्कुल असंभव ही था। एकदम असंभव। वे इन कब्रों में अपने प्रियजनों के कंकालों के साथ लोहे के हथियार, बर्तन और यहाँ तक कि घोड़े के साथ सामान भी दफनाते थे। इससे पता चलता है कि उनका मृत्यु के बाद के जीवन में कितना गहरा विश्वास था। और इसमें मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प वो साक्ष्य लगा जो केरल के व्यूअर कोझिकोड में मिला है। ओहो, वो नाव के आकार की ताबूत या बोट कॉफिन। हाँ, मतलब जब हम मृत्यु के बाद के सफर की कल्पना करते हैं तो अक्सर आसमान या स्वर्ग की बात होती है, लेकिन इन लोगों ने अपनी ताबूत को नाव का आकार दिया। ये लौह युग के इस विश्वास को दिखाता है कि आत्मा समुद्र के रास्ते परलोक की यात्रा करती है। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे किसी जगह का भूगोल वहां के लोगों की मान्यताओं को गढ़ता है। बिल्कुल। देखिए, जो समुदाय समुद्र तटों के किनारे बसे थे, उनके लिए समुद्री जीवन का सबसे बड़ा स्रोत था और सबसे बड़ा रहस्य भी। उनके लिए मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा किसी आसमान में नहीं, बल्कि समुद्र के रास्ते परलोक की ओर होती थी। ये भारत के सबसे प्रारंभिक समुद्री मृत्यु मिथकों में से एक है। ये बहुत ही काव्यात्मक है। लेकिन लौह युग के इस दौर में सिर्फ दर्शन या धर्म नहीं था, विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। जब भी हम प्राचीन लोगों के बारे में सोचते हैं तो एक आम धारणा ये होती है कि वे वैज्ञानिक रूप से बहुत पिछड़े हुए होंगे। हाँ, ये धारणा बहुत आम है। लेकिन दक्षिण भारत के नीला सकल, विभूति हल्ली और बैसे में जो खोज हुई है वो इस रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह तोड़ देती है। बिल्कुल तोड़ देती है। वहाँ बड़े बड़े पत्थरों की पंक्तियां मिली हैं जो कोई साधारण पत्थर नहीं है। वे शुरुआती सौर वेधशालाएं या कहें सोलर ऑब्जर्वेटरीज हैं। मैं तो इन विशाल पत्थर की संरचनाओं को विशाल प्राचीन कैलकुलेटर या कंप्यूटर कहूंगी, जो आसमान और समय को डिकोड कर रहे थे। और उनकी सटीकता आपको हैरान कर देगी। जरा सोचिए, बिना किसी लिखित गणित या कंपास के उन्होंने ये कैसे किया होगा? उन्होंने दशकों तक, शायद पीढ़ियों तक सूरज को उगते और ढलते देखा होगा। हाँ, एक लंबा ऑब्जर्वेशन। जी, उन्होंने नोटिस किया होगा कि साल के किस खास दिन सूरज की पहली किरण किस कोण से आती है। फिर उन्होंने लोहे के औजारों से कई टन भारी पत्थरों को तराशा और उन्हें मैदानों में इस तरह से अलाइन करके गाढ़ा कि वे पत्थर संक्रांति यानी सोल्स्टिस, साल के सबसे लंबे और छोटे दिन, बिल्कुल, और विषुव यानी इक्विनॉक्स, जब दिन रात बराबर होते हैं, उनके सूर्योदय और सूर्यास्त की छाया के साथ बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ये साबित करता है कि वे प्रागैतिहासिक वैज्ञानिक समय मापक या टाइम कीपर्स थे। ये सोचना कि आज से हजारों साल पहले इंसान का दिमाग इस तरह से काम कर रहा था, सच में अद्भुत है। तो अगर हम इस पूरे सफर का एक संक्षिप्त सारांश निकालें तो हमने उस समय से शुरुआत की जब नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस विशाल जानवरों के बीच बचते हुए एचुलियन पत्थरों को तराश रहे थे। और फिर जलवायु बदली। हाँ, और हिमरुक के बाद इंसान ने शिकार छोड़कर मेहरगढ़ में खेती शुरू की और नई बीमारियों का सामना करते हुए चकमक पत्थर से दुनिया की पहली डेंटल ड्रिलिंग को अंजाम दिया। फिर हमने खनिजों के प्रयोग और तांबे को पिघलाने की बात की। जी, और बस्तियों के बसने के उस स्याह सच को समझा जहां महामारियों ने मृत्यु दर बढ़ा दी थी, और अंत में लोहे के उपयोग ने कैसे कृषि को आसान बनाया, जिससे समाज में विशेषज्ञता आई और लोग नीला स्कल में
सौर वेधशालाओं के जरिए आसमान को पढ़ने लगे। इस पूरे सफर से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमारे इन पूर्वजों ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव शरीर को समझने के लिए जिस वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल किया, वो आज भी हमें प्रेरित करती है। बिल्कुल करती है। और अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की हमारी कौन सी ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है जिसे आज से 10,000 साल बाद के इंसान एक आदिम औजार मानेंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? और क्या हमारी इन हाईटेक कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स में सेव की गई जानकारियां भीमबेटका की गुफाओं की उन रॉक पेंटिंग्स जितनी लंबी उम्र जी पाएंगी, या फिर हम भी बस इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाएंगे? इसी वैचारिक चुनौती के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं।